नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ जीना यहाँ नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं जीना यहाँ नॉवल का पार्ट 6। ये समस्या तो है, विमल गंभीरता से बोला, लेकिन ऐसी नहीं जिसका कोई हल ना हो। क्या हल है? भंडारी व्यग्र भाव से बोला। वो आर्ट गैलरी चीफ मिनिस्टर के उद्घाटन के बाद दर्शकों के लिए कब खोली जाएगी? कल ही, उद्घाटन के फौरन बाद, चीफ मिनिस्टर के चले जाने के बाद। कल शाम को प्रदर्शनी बंद होने के वक्त से पहले अकबर, जयरथ और रामन्ना वहां दर्शकों के तौर पर वापस जा सकते हैं। तब तुम्हें कोई ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि सब दर्शकों के चले जाने के बाद भी ये तीनों वहीं रह जाएं। ऐसा कैसे करूँगा मैं? कल वहाँ क्लोजिंग के वक्त कम से कम 6 गार्ड होंगे। तभी तक तो होंगे जब तक प्रदर्शनी चालू रहेगी और हॉल खुला रहेगा। हॉल खाली हो जाने के बाद जब हॉल को ताला लग जाएगा तो भी क्या वहाँ गार्ड तैनात रहेंगे? नहीं, तब तो नहीं। बतौर दर्शक वहाँ पहुँचे ये तीनों कहीं और, मसलन किसी टॉयलेट में छुप सकते हैं। हॉल को ताला लग जाने के बाद किसी वक्त जबकि वो फ्लोर सुनसान पड़ा हो, तुम आकर हॉल का ताला खोलकर इन्हें भीतर छुपा सकते हो और ताला फिर से लगा सकते हो। लेकिन हॉल को ताला लगाते ही उसका अलार्म सर्किट चालू कर दिए जाने का निर्देश है। ऐसा निर्देश बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हें ही तो होगा। हाँ, और वो अलार्म सर्किट चालू कौन करेगा? मैं। अलार्म सर्किट चालू कहाँ से होता है? सिक्योरिटी ऑफिस से, जो कि मेन इमारत के बाहर कंपाउंड के फाटक के पास है। दूसरी मंजिल के हॉल से सिक्योरिटी ऑफिस तक कोई पलक झपकते तो पहुंचा नहीं जा सकता। कुछ वक्त तो लगेगा उसे, बड़ी हद 2 मिनट, जिसे तुम 3, 4 या 5 मिनट तक बड़ी आसानी से खींच सकते हो। फर्ज करो हॉल का ताला लगवा कर तुम अपने गार्डों के साथ वहाँ से रवाना हो गए हो। नीचे जाते वक्त पहली मंजिल तक पहुँच तुम एकाएक ठिठकते हो और किसी बहाने से वापस लौटते हो, तो क्या गार्ड तुम्हारे साथ वापस लौटेंगे? उम्मीद तो नहीं लौटेंगे। कोई इक्का दुक्का लौटना चाहे भी तुम उसे ऐसा करने से रोक सकते हो। आखिर तुम वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हो और उनके बॉस हो। फिर वापस आकर ताला खोलकर इन लोगों को भीतर छुपाकर ताला फिर से बंद करना मुश्किल से 1 मिनट का काम होगा। भंडारी सोचने लगा। टॉयलेट में छुपना संभव नहीं। फिर वो बोला, क्यों? क्योंकि शाम को क्लोजिंग के वक्त टॉयलेट भी चेक किए जाते हैं। तो इन्हें छुपाने की और जगह सोचो। कोई और कमरा, कोई क्लोजेट, कोई ना इस्तेमाल होने वाला स्टोर, या ऐसी ही और कोई जगह। दूसरी मंजिल से छत को जाती सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी सी है, जिसमें सफाई का सामान, झाड़न, बाल्टियाँ, डस्टर वगैरह रखे जाते हैं। वो जगह इस इस्तेमाल में आ सकती है। वेरी गुड। इस प्रकार तो बाद में जब पुलिस चोरों की कार्यप्रणाली को समझेगी तो यही कहेगी कि चोर ज़रूर फॉरेन ट्रेंड है। मतलब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित वहाँ के नेशनल आर्ट गैलरी में अक्टूबर 1982 में यूं ही चोरी हुई थी। वहाँ भी यही हुआ था कि आर्ट गैलरी के दर्शकों के लिए बंद होने के वक्त चोर पहले ही आकर सीढ़ियों के नीचे बने एक ऐसे क्लोजेट में छुप गए थे और फिर रात के सन्नाटे में हॉल के दरवाजे के ऊपर की दीवार में सेंध लगाकर आर्ट गैलरी की 8 बेशकीमती कृतियाँ चुराने में कामयाब हो गए थे। तुम्हें भी ये आइडिया वहीं से लगा लगता है? यही समझ लो। कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ भी चोरों का रहनुमा आर्ट गैलरी का सिक्योरिटी ऑफिसर ही हो। भंडारी ने बुरा सा मुँह बनाया। ऐसा नहीं हो सकता, रुस्तम भाई बोला, कि फॉल सीलिंग में अभी भी कोई कमी रह जाती जिससे कि कल दुरुस्त किया जाना ज़रूरी होता। ऐसा हो सकता था तो अब नहीं हो सकता। होने को तो ये भी हो सकता था कि फॉल सीलिंग में कोई ऐसा नुक्स छोड़ दिया जाता जिसकी वजह से उसके 2 गुना 2 फुट के 3-4 डेकोरेटिव बोर्ड एकाएक नीचे लटकने लगते। लेकिन वो स्टेज अब गई। फॉल सीलिंग अब मुकम्मल हो चुकी है और इन लोगों को वहाँ से डिसमिस किया जा चुका है। ठीक, अगर कोई चारा नहीं, भंडारी बोला, तो मैं कल इन लोगों को सीढ़ियों के नीचे उस अलमारी में छुपाने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुकाराम बोला, ये काम लाजमी तौर पर होना है भंडारी। तुम्हारी ये इकलौती मोह 6 करोड़ रुपए की है। ठीक है, मैं प्रबंध करूंगा, लाजमी तौर से। हाँ साहिबान, तुकाराम बोला, बाकी का सारा प्रोग्राम बम्बई टाइम टेबल वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर, रुस्तम भाई बोला, किसी वजह से, किसी भी वजह से अकबर वगैरह कल शाम हॉल में वापस घुसने में कामयाब ना हो पाए तो तुकाराम बोला, तुम अपनी चिंता मत करो। तुम्हें वक्त रहते खबर कर दी जाएगी कि तुमने अपने गैरेज में से इंजन नहीं निकालना है।
मुझे अपनी चिंता नहीं है, रुस्तम भाई तनिक अप्रसन्न स्वर से बोला। मैंने तो यूं ही एक बात कही थी, तुम खुदा से दुआ करो कि कल शाम को घोटाले की कोई नौबत ना आए। रुस्तम भाई खामोश रहा, लेकिन घोटाले ने होने के लिए अगली शाम का इंतजार ना किया। घोटाला हुआ तो ऐसा कि कयामत बरपा गई। सुबह 6 बजे सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम के साथ पेंटिंगें मुंबई एयरपोर्ट से आलमगीर आर्ट गैलरी पहुंच गई। तुरंत उन्हें गैलरी में टांगने का कार्य आरंभ हो गया। वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर होने की वजह से भंडारी सुबह सवेरे से ही अपनी उस रोज की स्पेशल ड्यूटी पर मौजूद था। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी का वो खूब अच्छी तरह से मुआयना कर चुका था और अब उसे अकबर, जयरत और रामन्ना को वहां छुपा देने का काम कल जैसा कठिन नहीं लग रहा था। वो खुश था कि 75 लाख रुपए की रकम अभी उसकी पकड़ से दूर नहीं थी, लेकिन उसकी वो खुशी तब उड़नछू हो गई जब 9 बजे के करीब स्वयं इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोहर देवड़ा एक गाड़ी पर पुलिसियों के साथ वहां पहुंच गया। आर्ट गैलरी का डायरेक्टर बर्वे अभी वहां पहुंचा नहीं था। उसकी गैरहाजिरी में भंडारी वो जिम्मेदार अधिकारी था जिसे सुबह के उस वक्त एक बुरी खबर की तरह वहां पहुंचे एसीपी के साथ दो चार होना पड़ा था। हमें कुछ ऐसा संकेत मिला है, एसीपी ने बमसा छोड़ा, कि यहाँ से कुछ चुराने की कोशिश की जाने वाली है। जी? भंडारी भौचक्का सा बोला। वो बात पुलिस को कैसे मालूम हो गई? क्या उन्हीं का कोई साथी पकड़ा गया था या उनमें से कोई पुलिस का मुखबिर बन गया था? जैकब सर्कल की नायक एंड कंपनी के माध्यम से यहाँ कहीं फॉल सीलिंग का काम हुआ है? एसीपी ने पूछा। जी हाँ, हुआ है। कहाँ? दूसरी मंजिल के हॉल में। काम मुकम्मल हो चुका है? जी हाँ। कारीगर अभी आएंगे या? जब काम मुकम्मल हो चुका है तो कारीगर क्या करने आएंगे? काम कब मुकम्मल हुआ? कल शाम को। कई बार कारीगर ये देखने आते हैं कि कहीं काम में कोई शिकायत तो नहीं रह गई। लौट के आने के लिए उन्होंने कहा तो नहीं था, यानी कि उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। लगता तो नहीं कि वे लौटें। भंडारी एक्शन ठिठका और फिर बोला, बात क्या है जनाब? ज़रा वो हॉल दिखाइए मुझे जहाँ फॉल सीलिंग्स बनी है। आइए। भंडारी एसीपी और उसके कई पुलिसियों को दूसरी मंजिल के उस हॉल में ले आया जिसकी दीवार पर पिकासो और छगाल की फ्रांस से आई बेशकीमती पेंटिंगें टांगी जा रही थी। ये एसीपी बोला, फ्रांस से आई वे पेंटिंग्स है जिनकी आज यहाँ नुमाइश होने वाली है? जी हाँ। अभी तक सस्पेंस से मरा जा रहा भंडारी बोला। सुना है इनकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। जी हाँ। इनकी यहाँ सुरक्षा के तो आपने विशेष प्रबंध किए होंगे? जी हाँ। क्या किए हैं? भंडारी ने उसे वहाँ विशेष रूप से स्थापित किए गए अलार्म सिस्टम के बारे में बताया। एसीपी सारे हॉल में निगाह दौड़ाता हुआ बोला। हॉल की भी विशेष रूप से रेनोवेशन करवाई गई मालूम होती है। जी हाँ। फर्श, दीवारें, छत वगैरह सब कुछ। ये वो छत है? एसीपी फॉल सीलिंग पर निगाह दौड़ाता हुआ बोला, जो नायक एंड कंपनी के कारीगर ने बनाई है? जी हाँ। एसीपी क्वेश्चन सोचता रहा और फिर बोला, यहाँ से कोई चीज़ गायब तो नहीं? यहाँ से क्या गायब होता? भंडारी बोला, ये तो अभी चंद घंटे पहले तक भी खाली हॉल था। पेंटिंगें तो अभी यहाँ पहुँची है, जो कि मेरा मतलब इस हॉल से नहीं, पूरी इमारत से था। ये आर्ट गैलरी है, और भी तो कीमती ऑब्जेक्ट्स यहाँ होंगे। इन फ्रांसीसी पेंटिंगों जितने न सही, लेकिन कीमती तो होंगे। जी हाँ है, लेकिन यहाँ की हर चीज़ चौकस है। पक्की बात? जी हाँ। आखिर मैं यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। कोई आर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब होता तो उसकी रिपोर्ट फ़ौरन मुझ तक पहुँची होती। आई सी। वो फिर फॉल सीलिंग का मुआयना करने लगा। बात क्या है एसीपी साहब? भंडारी बोला, आप इस फॉल सीलिंग में कुछ खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। जी हाँ। एसीपी बोला, एकदम ठीक पहचाना है आपने। दिलचस्पी तो खासी ले रहा हूँ, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। आपको इससे किसी हासिल की उम्मीद है? है तो सही, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। आप? भंडारी सक पकाया, इस फॉल सीलिंग की वजह से यहाँ आए हैं? जी हाँ। जनाब, माजरा क्या है? ज़रा कुछ खुलकर बताइए। सुन लीजिए, पिछले सोमवार 24 तारीख को 3 आदमियों ने नायक एंड कंपनी के मालिक तोलाराम नायक के 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। नायक एंड कंपनी को आप लोगों ने यहाँ फॉल सीलिंग डालने का ठेका दिया था। अपहृत बच्चे को मार डालने की धमकी देकर उन तीनों ने तोलाराम नायक को मजबूर किया था कि वो यहाँ फॉल सीलिंग डालने के लिए उन 3 आदमियों को अपनी कंपनी के कारीगर बताकर यहाँ भेजे और इस बाबत अपनी जुबान बंद रखे, जैसा कि नायक ने अपने इकलौते बच्चे की सलामती की खातिर किया। उन 3 आदमियों के नाम अकबर, जयरत और रामन्ना है। हमारा ख्याल है कि इस खतरनाक तरीके से उनके यहाँ घुसने के पीछे उनका इरादा चोरी का ही हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं कि वे लोग अपना काम निपटाकर यहाँ से जा चुके हैं और चोरी कुछ भी नहीं गया है। जनाब, भंडारी पूछे बिना न रह सका, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? जब उन 3 आदमियों ने नायक को अपनी ज़ुबान बंद करने की धमकी दी थी
तो जाहिर है कि नायक ने तो ये बात आपको बताई नहीं होगी। उसी ने बताई है। जी? उसका अपहृत बेटा घर वापस लौट आया है। भंडारी जैसे आसमान से गिरा। बेटे के सलामत घर लौट आने के बाद एसीपी बोला। एक जिम्मेदार शहरी की तरह नायक ने सारी घटना की जानकारी पुलिस को देना अपना फर्ज समझा। लेकिन बड़ी मुश्किल से भंडारी के मुंह से बोल फूटा, लड़का घर कैसे लौट आया? नायक के लिए तो ये करिश्मा ही हुआ। एसीपी बोला कि लड़का खुद अकेला घर लौट आया। उसने यही समझा था कि उन चारों का काम बन गया था और उन्होंने बड़ी शराफत दिखाकर उसे घर वापस भेज दिया था। ये कब की बात है? आज सुबह की। लड़का खुद अकेला टैक्सी पर सवार होकर सायन अपने माँ बाप के घर पहुँच गया। टैक्सी का भाड़ा उसके माँ बाप ने दिया। वो आया कहाँ से था? भंडारी बड़ी कठिनाई से कह पाया। उत्कंठा से उसकी जुबान को ताला पड़ा जा रहा था। पता नहीं, अलबत्ता बतौर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी पर वो माहिम क्रीक के एक पुल पर बैठा था। वो वहाँ भटक रहा था और रो रहा था। एक राहगीर ने उससे पूछा था तो उसने कहा था कि वो अपने घर जाना चाहता था। घर के बारे में वो यही बता पाया कि वो सायन में था। नंबर वगैरह उसे याद नहीं था। राहगीर को भले घर का चिराग लगा था और उसे उस पर दया आ गई थी। उसने एक टैक्सी वाले को रोका था और कहा था कि वो उस बच्चे को सायन ले जाए। वहाँ अपने इलाके में पहुंचकर उसे अपने घर का रास्ता याद आ सकता था, जैसा कि हकीकत में हुआ। अपने माँ बाप का नाम वो बता सकता था। ये बात भी उसका घर तलाशने में टैक्सी ड्राइवर के लिए मददगार साबित हुई। बकौल टैक्सी ड्राइवर राहगीर ने टैक्सी का भाड़ा खुद अदा करने की पेशकश की थी, जो कि टैक्सी ड्राइवर ने यह कहकर कबूल नहीं की थी कि अगर लड़का घर पहुंच गया तो किराया वो उसके माँ बाप से ले लेगा। नायक ने मीटर से 4 गुना किराया दिया था। लड़के ने यह नहीं बताया कितने दिन वो कहाँ रहा। अभी पूछताछ और तफ्तीश जारी है। फिलहाल वो इतना ही बता पाया है कि वो जहाँ रह रहा था वहाँ एक बड़ी सुंदर आंटी थी जो उसे खूब वीडियो फिल्में दिखाती थी और उसके साथ लूडो खेलती थी। हम लड़के को लेकर माहिम, माटुंगा, धारावी, बांद्रा और खार वगैरह के इलाकों का एक चक्कर लगा आए हैं, लेकिन लड़का किसी जगह को पहचान नहीं पाया है। भंडारी की जान में जान आई। उसने ये नहीं बताया कि जहाँ वो गिरफ्तार था वहाँ से वो निकल कैसे पाया। कहता है उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। कुछ देर घूमता रहा, फिर यूं ही घूमता घूमता माहिम क्रीक के पुल तक पहुँच गया। तब वो कथित आंटी कहाँ थी? कहता है आंटी सोई पड़ी थी। उसकी बातों से लगता है कि ऐसा आज पहली ही बार हुआ था कि जब वो जागा हो तो आंटी सोई पड़ी हो। मिस्टर भंडारी जी, आप इस बाबत कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे? जी ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो महज तभी उसके एक मातहत गार्ड ने आकर उसे उस दुविधा से निकाला। साहब, वो बोला, आपके लिए कॉल है। कहाँ? भंडारी ने पूछा। सिक्योरिटी ऑफिस में। मैं अभी हाजिर हुआ। एसीपी ने सहमति में सिर हिलाया। भंडारी नीचे को लपका। सिक्योरिटी ऑफिस में अपने केबिन में जाकर उसने कॉल रिसीव की। फ़ोन मंजुला का था। जयंत, वो घबराए स्वर में बोली, गजब हो गया। मुझे मालूम है। वो क्रोध और बेबसी में बुनबुनाता हुआ बोला, वो भाग गया है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने सिसकारी भरी। मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। एक ज़रा सा काम ठीक से नहीं हुआ तुमसे, जबकि जानती हो कि हम दोनों की आइंदा जिंदगियों का दारोमदार उस पर था। लेकिन मैं और जो हुआ उसकी खबर तुम मुझे अब कर रही हो। कम से कम फ़ौरन खबर तो की होती। कैसे करती? वो उखड़कर बोली, सुबह सवेरे तुम्हारे घर पहुंच जाती। 10 बजे तुम्हारा दफ्तर खुलने के बाद तुम्हें यहाँ फ़ोन करने के अलावा और कौन सा तरीका था मेरे पास तुम्हें खबर करने का? मैं तो सुबह 5 बजे से यहाँ हूँ। मुझे क्या सपना आना था कि तुम? छोड़ो, अब सब बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। जैसे जो हुआ है मैंने जान के किया है। हुआ क्या था? वो क्या है कि आज सुबह मैं... ठहरो, फ़ोन पर मत करो ये बात। तुम दोपहर बाद यहाँ आ जाना। यहाँ कहाँ? तुम्हारे ऑफिस में? नहीं, वीटी स्टेशन पर। मुझे बुकिंग के सामने मिलना। किस वक्त? भंडारी ने मन ही मन हिसाब लगाया। उद्घाटन के लिए 12 बजे आया मुख्यमंत्री। 1 बजे से पहले क्या टलता वहाँ से? 1:30 बजे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो सकती है। क्यों? यहाँ चीफ मिनिस्टर आने वाला है, पता नहीं वो कब टले। तब तक मैं वहाँ खड़ी रहूँ? हाँ, भंडारी सख्ती से बोला। खड़ी रहो। मेरा वहाँ आना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बांद्रा नहीं आ सकता। लेकिन अब फ़ोन पर बहस मत करो। अच्छा। भंडारी ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने एक निगाह अपने केबिन के शीशे की खिड़की से बाहर ऑफिस में बैठे अपने माथातों पर डाली और फिर बड़ी हड़बड़ी में तुकाराम का नंबर डायल किया। तभी डायरेक्टर की गाड़ी गेट से भीतर दाखिल हुई। उस घड़ी उसे तुरंत उठकर बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो टेलीफोन करता रहा। हेलो, वागले की आवाज़ आई। मैं भंडारी बोल रहा हूँ। वो बोला, मैं तुकाराम को बुलाता हूँ। नहीं, तुम सुनो, तुम आगे खुद उसे खबर कर देना। क्या? अकबर वगैरह को तलाश कर लो।
उन्हें कह दो कि वे यहाँ इमारत के पास ही फटकने की कोशिश ना करें। क्यों, क्या हुआ? बताने का वक्त नहीं, सारा प्रोग्राम फेल समझो। वो तीनों या उनमें से कोई एक भी आज यहाँ पहुँच गया तो हम सब के सब अंदर होंगे। सुना, सब के सब। लेकिन हुआ क्या है? कहा ना, बताने का वक्त नहीं। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा फ़ोन करने की कोशिश करूँगा। उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और बाहर को भागा। वो दूसरी मंजिल पर पहुँचा। एक पुलिसिये को उसने फॉल सीलिंग के 2 गुणा 2 फुट के एक बोर्ड को खोलने की कोशिश करते पाया। वो दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ा हुआ था और बड़ी तन्मयता से एक पेचकस घुमा रहा था। अरे अरे, भंडारी आतंकित स्वर में बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? हम एक पैनल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब एसीपी ने दिया, ताकि फॉल सीलिंग के भीतर दाखिल होने का रास्ता बन सके। लेकिन किस लिए? हम इसके भीतर झांकना चाहते हैं। क्यों? शायद कोई सुराग हाथ लगे, शायद कोई वजह समझ में आए कि क्यों उन तीनों आदमियों ने नायक के साथ जोर ज़बरदस्ती करके फॉल सीलिंग बनाने का काम अपने हाथ लिया। ऐसा उन्होंने खामखा तो किया नहीं हो सकता। वे तीनों क्या भीतर बैठे होंगे? आप मजाक कर रहे हैं, और आप ज्यादती। अभी और थोड़ी देर बाद यहाँ एनईसी हॉल में चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं और आप यहाँ की छत उखाड़े दे रहे हैं। हम सिर्फ एक पैनल उखाड़ रहे हैं जो कि ज्यों की त्यों वापस फिट कर दी जाएगी। और चीफ मिनिस्टर साहब की यहाँ आमद की हमें खबर है। उन्होंने 12 बजे आना है, जिसमें कि अभी बहुत वक्त बाकी है। हमारा काम सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन ये अभी करना क्यों ज़रूरी है? इस काम के लिए आप शाम को भी आ सकते हैं। 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ज़रा खामोश रहिए। मैं आपको यहाँ ये धांधली नहीं मचाने दूंगा। आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये एक मामूली काम है जिस पर आपका ऐतराज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ऐतराज़ भी आप यूँ कर रहे हैं जैसे 10 मिनट के लिए एक पैनल उखाड़ देने से यहाँ कहर बरपा जाएगा। मैं भंडारी बेबसी से बोला, मैं डायरेक्टर साहब को खबर करता हूँ। ज़रूर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डायरेक्टर साहब आपसे ज़्यादा रीज़नेबल आदमी होंगे। भंडारी को डायरेक्टर को खबर करने के लिए वहाँ से जाना ना पड़ा। तभी बर्वे खुद ही वहाँ पहुँच गया। उसने एसीपी से हाथ मिलाया। भंडारी ने जल्दी जल्दी बताया कि एसीपी क्या करा रहा था। ये सब कुछ आप, बर्वे बोला, चीफ मिनिस्टर साहब की विजिट के बाद करते तो अच्छा था। ये सिर्फ 10 मिनट की जहमत है जनाब, एसीपी विनयशील स्वर में बोला। सिर्फ 10 मिनट? उससे भी कम। ठीक है फिर भंडारी, अगर ये ज़रूरी समझते हैं तो इन्हें अपना काम करने दो। मैंने कब कहा कि ये अपना काम ना करे? भंडारी मरे स्वर में बोला। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब की विजिट के बाद 10 मिनट की तो बात है। ठीक है बर्वे साहब। पैनल खुली। सीढ़ी पर चढ़े सिपाही ने पहले केवल सिर डालकर भीतर झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बोला, फौरन एक टॉर्च का इंतजाम किया गया। खेल खत्म, भंडारी मन ही मन बोला। चोरी की रकम तो अब दूर का सपना हो ही गई थी। अब तो उसका दम ये सोचकर निकल रहा था कि भीतर से जो माल बरामद होने वाला था उसकी वहाँ मौजूदगी का रिश्ता कहीं उससे ना जोड़ा जाए। उसका दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों में बजने लगा था और अपने भीतर के आतंक को अपने चेहरे पर परिलक्षित होने से रोकने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। तकदीर की मार, उसने सोचा। 8 आदमियों में से अपना काम कहाँ उसे सबसे ज़्यादा आसान लग रहा था और कहाँ अब वो अकेला ही सूली पर चढ़ा जा रहा था। भीतर एक बंडल सा पड़ा है। सीढ़ी पर चढ़कर टॉर्च का प्रकाश भीतर डालते पुलिसिये ने घोषणा की। भीतर घुसकर देखो वो क्या है, एसीपी ने आदेश दिया। बल्कि उसे बाहर निकाल कर लाओ। जो सामान फॉल सीलिंग के भीतर बरामद हुआ उसे देखकर एसीपी के छक्के छूट गए। बम्बई बीएफएस लिखे तांबे के बिल्लों के फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स की 3 जोड़ी वर्दियाँ, बम्बई ऑक्सीजन टैंक, 3 गैस मास्क, कैनवस का बना रोल करके गोल लपेटा हुआ पानी का कई मीटर लंबा पाइप, उसी के व्यास की एक पीतल की नलकी, बेशुमार स्मोक बम, एक अजीब तरह के मोम चढ़े कागज़ की बेशुमार सीटें, रबड़ चढ़े लोहे के हुक के साथ जुड़ी एक लंबी रस्सी। ये सब क्या है? एसीपी भौचक्का सा बोला। ये जो कुछ भी है, बर्वे निर्णयात्मक स्वर में बोला, आप इसे लेकर बगल के कमरे में चले जाइए और आगे हालात का जो पोस्टमार्टम करना है वहाँ जाकर कीजिए, ताकि यहाँ के काम में रुकावट ना आए। बाद में मैं सिक्योरिटी ऑफिसर से रिपोर्ट हासिल कर लूँगा। यस सर, एसीपी बोला। यस सर, भंडारी भी बोला। वागले ने विमल और तुकाराम को भंडारी की फ़ोन कॉल के बारे में बताया। उसने कोई वजह नहीं बताई ऐसा कहने की? तुकाराम चिंतित भाव से बोला। नहीं, वागले बोला, वो बहुत बौखलाया हुआ था और कह रहा था कि बात करने का कतई वक्त नहीं था। ओह, लेकिन उसने ये भी कहा था कि वो दोबारा फ़ोन करने की कोशिश करेगा। उसने कहा था कि हम सारा प्रोग्राम फेल समझे। हाँ, प्रोग्राम? विमल बोला। फेल समझे या वो फेल हो गया था? कहा उसने समझे था, लेकिन उसके कहने के अंदाज से तो लगता था कि कहानी खत्म थी। ऐसा क्या हो गया होगा? कुछ तो हुआ ही है, तुकाराम बोला। अच्छा होता कि वो तफसील से कुछ बता पाता। वागले,
तो कमाटीपुरे चला जा और जाकर उन तीनों को ढूंढ। उनमें से एक भी मिल जाए तो वही अपने दोनों साथियों को ढूंढ लेगा। उन्हें कह करा कि उन्होंने स्कीम के मुताबिक आज शाम को आर्ट गैलरी नहीं जाना है। अगर मुझे कोई भी ना मिला तो उन्हें ढूंढना होगा। वे ना मिले तो उनके आर्ट गैलरी पहुंचने के वक्त से पहले हमें वहां पहुंचना होगा, ताकि उन्हें हम रास्ते में रोक सकें और वहां से वापस भेज सकें। ठीक है, मैं खुद फोर्ट जाता हूं और भंडारी से मिलने की कोशिश करता हूं। वक्त बर्बाद करोगे, विमल बोला। आज वहाँ चीफ मिनिस्टर की विजिट है, कोई तुम्हें भंडारी के करीब भी नहीं फटकने देगा। मैं इतना तो देख आऊँगा कि वहाँ पुलिस तो नहीं आई हुई। वो तो आई हुई होगी ही, आखिर वहाँ राज्य का चीफ मिनिस्टर आने वाला है। तुम कैसे तमीज़ करोगे कि पुलिस चीफ मिनिस्टर की वजह से आई है या इस वजह से आई है कि वहाँ होने वाली चोरी की पोल खुल गई है? अगर पुलिस चीफ मिनिस्टर के प्रस्थान के बाद चली गई तो वो चोरी की पोल खुल गई होने की वजह से नहीं आई होगी। तब तक तो भंडारी का ही फ़ोन आ जाएगा। मेरे से सस्पेंस नहीं झेला जा रहा, मेरे से भी नहीं झेला जा रहा, लेकिन वहाँ दौड़े जाने से हासिल कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुकाराम हथियार डालता हुआ बोला। मैं नहीं जाता, वागले तू जा। ये चीज़ें एसीपी देवड़ा एक एक चीज़ को छूता हुआ बोला। फॉल सीलिंग्स में कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, किसने पहुंचाई? भंडारी ने उत्तर ना दिया। वो जानता था कि उस घड़ी उसे कोई सस्ता सा उत्तर देना चाहिए था, लेकिन चाहकर भी उसके मुंह से अकबर वगैरह के खिलाफ बोल नहीं फूट रहे थे। आखिर उनके फंसने से वो भी तो फंस सकता था। जो कारीगर, एसीपी बोला, हॉल की रिनोवेशन का काम कर रहे थे, उनकी तलाशी ली जाती थी? अमूमन नहीं, भंडारी बोला। आती बार तलाशी लेने के तो कोई मायने ही नहीं होते थे। लौटती बार भी तलाशी तभी ली जाती थी जब किसी पर कोई शक हो, यानी कि ये साजो सामान थोड़ा थोड़ा करके भीतर ले आना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला काम नहीं था। लेकिन लाया कौन होगा? दीवारों पर वॉलपेपर लगाने वालों में से कोई लाया हो सकता है। एसीपी अपलक भंडारी को देखता हुआ बोला। फर्श पर पीवीसी टाइलें लगाने वालों में से भी कोई लाया हो सकता है, और फॉल सीलिंग बनाने वाले वे तीनों कारीगर तो लाए हो ही सकते हैं। लेकिन ये सामान फॉल सीलिंग में छुपाया तीसरी पार्टी के सिवाय किसी का नहीं हो सकता। भंडारी को कहना पड़ा। कोई ऐसा सूझबूझ का जवाब उससे अपेक्षित था। आखिर वो वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर था। एसीपी की पैनी निगाह उसे बहुत विचलित कर रही थी और उसे चेतावनी दे रही थी कि उसे कोई सूझबूझ भरी बात कहकर साबित करके दिखाना चाहिए था कि वो अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी के प्रति पूरा चौकस और मुस्तैद था। क्यों? एसीपी बोला। क्योंकि वॉलपेपर लगाने वाली पहली पार्टी, भंडारी बोला, और टाइलें लगाने वाली दूसरी पार्टी के अपना काम मुकम्मल कर चुकने के बाद तक भी फॉल सीलिंग का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था। पहली दो पार्टियां अपना काम परसों शाम मुकम्मल कर गई थी, लेकिन फॉल सीलिंग कल शाम को ही बनकर तैयार हुई थी। पहली दो पार्टियों में से किसी ने अगर परसों शाम ये सामान फॉल सीलिंग में छुपाया होता तो कल शाम फॉल सीलिंग बनाने वालों की इस पर निगाह पड़ी होती। तब उन्होंने इस सामान का, जो कि परसों शाम वहाँ नहीं था और कल शाम एकाएक प्रकट हो गया था, हमारे से जिक्र किया होता। एसीपी के चेहरे के भाव बदले। तब एकाएक उसने भंडारी को अपलक ताकना बंद कर दिया। प्रत्यक्ष उसे भंडारी का जवाब पसंद आया था। ये करतूत शर्तिया तीसरी पार्टी की है, एसीपी बोला। उनके सिवा ये किसी और की करतूत हो ही नहीं सकती। आखिर उन्होंने फॉल सीलिंग बनाने का ये काम जबरन हासिल किया था, बहुत बड़ा जोखिम उठाकर हासिल किया था। अपहरण एक मेजर क्राइम माना जाता है और इसकी तगड़ी सजा होती है। ऊपर से अपहरण के बदले में उन्होंने कोई फिरौती हासिल करने की कोशिश नहीं की। शायद वे करते। जब 9 दिन से उन्होंने ऐसी कोई मांग पेश नहीं की तो अब क्या करते? अपहरण से उनकी मुराद फिरौती हासिल करने की होती तो वो मांग अपहरण होते ही होती, जो कि ना हुई। 9 दिन लड़के को छुपा कर रखना भी कोई कम जोखिम का काम नहीं था। ऊपर से अपहरण के पीछे उनकी मंशा अगर फिरौती हासिल करने की होती तो फॉल सीलिंग वाली कहानी तो बीच में आई ही ना होती। अब तोलाराम नायक कोई बिरला डालमिया तो है नहीं। कितनी फिरौती के काबिल समझा जा सकता था उसको? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 या 20 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं। इससे ज़्यादा का तो उसका मुकम्मल कारोबार नहीं है। फिरौती की मांग भरपाई करने वाले की औकात को मद्देनज़र रखकर की जाती है। ऐसी मांग करने से क्या फ़ायदा जो कोई अपना सर्वस्व बेचकर भी पूरा ना कर सकता हो। कहने का मतलब ये है कि फिरौती की रकम का प्रलोभन इन लोगों के सामने नहीं था। ये सब कुछ किसी ऐसे मुनाफे की खातिर किया गया था, फिरौती की रकम जिसके सामने चिड़िया की बीट मालूम होती। ये करोड़ों के माल की तरफ इशारा है। अब आप मुझे ये बताइए भंडारी साहब कि आपकी इस आर्ट गैलरी में करोड़ों का मुनाफा कराने वाला आर्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? फ्रांसीसी पेंटिंग है, भंडारी को कहना पड़ा। एग्जैक्टली, जो कि अभी यहाँ पहुँची है। लेकिन तमाम वाक़यात पर गौर करने से क्या ये नहीं लगता कि इस चोरी की चोरों ने एडवांस में भरपूर तैयारियां की हुई थी? और ये साजो सामान, एसीपी ने फिर सीलिंग से बरामद सामान की तरफ संकेत किया, और नायक के बच्चे का अपहरण उन्हीं तैयारियों का हिस्सा था। आपका ख्याल है कि कोई इन पेंटिंगों को चुराना चाहता है? क्या आपका भी यही ख्याल नहीं?
लेकिन वो फॉल सीलिंग बनाने आए 3 छोकरे भला कैसे इस चोरी को अंजाम दे सकते हैं। फॉल सीलिंग बन गई, वे अपना काम करके चले गए। अब वो लौट कर कैसे आ सकते हैं? उनके द्वारा पीछे छोड़ा सामान बताता है कि उनको लौट कर आना है। उन्होंने नहीं तो उनके किन्हीं संगी साथियों ने लौट कर आना है। ये काम किन्हीं इक्के दुक्के आदमियों का नहीं, किसी बहुत बड़े गैंग का मालूम होता है। इस साजो सामान का चोरी की किसी स्कीम में कोई अहम रोल है, ये तो शर्तिया बात है। इन तमाम चीज़ों की एडवांस में यह मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इनका रोल चोरों की आमद के वक्त नहीं, उनकी यहाँ से रवानगी के वक्त का है। इतना समझ लेने के बाद बाकी कहानी समझ लेना कोई मुश्किल काम नहीं। ये वर्दियाँ पहनने के लिए ही हो सकती हैं, ये गैस मास्क सिर पर ओढ़ने के लिए ही हो सकते हैं, ये धुएं के बम फोड़ने के लिए ही हो सकते हैं। इतने से क्या ये नहीं जाहिर होता कि चोर बमों से निकले धुएं की ओट में ये वर्दियाँ और गैस मास्क पहनकर यहाँ से निकलने का इरादा रखते थे। यहाँ एकाएक अगर धुआं ही धुआं फैल जाए तो क्या ये नहीं समझा जाएगा कि इमारत में कहीं आग लग गई थी? ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तब यहाँ पहुँचे दर्जनों फायर फाइटर्स के बीच हमारे वो 3 चोर भी घुल मिल नहीं जाएंगे जो कि उन्हीं जैसी वर्दियाँ पहने होंगे। तब उनका यहाँ से खिसक जाना एक निहायत आसान काम नहीं होगा। पेंटिंगों के साथ एसीपी सोच में पड़ गया। ये पेंटिंग है, कुछ क्षण बाद वो बोला, बनी किस चीज़ पर होती है? गत्ते पर, कार्डबोर्ड पर, प्लाई पर या किसी और चीज़ पर? कैनवस पर, भंडारी कठिन स्वर में बोला। तो दोस्तों, ये था जीना यहाँ नॉवल का पार्ट 6। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।